Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our sessions of लक्ष्मीकांत सीरीज। तो अब तक तो तुम्हें ये रियलाइज हो ही गया होगा कि ये कोई टाइम पास सीरीज नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई गई है कि मुझे कोई कोर्स खत्म करना है। ये इसीलिए पढ़ाया गया, ये बनाया गया है कि वो हर स्टूडेंट जो सीरियसली चाहता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करने को, उनको बेसिक्स पूरी तरह से पॉलिटी में समझ में आ जाए। Half of the people are actually completely, absolutely, pleasantly oblivious of the fact कि उनको पता ही नहीं पढ़ना क्या है। और उस दुख का इंसल्ट टू इंजरी ये है कि पढ़ाने वाले भी ऐसे बहुत सारे मिल गए हैं यूट्यूब पर जो सीरियसली नहीं पढ़ाते और वो टाइम पास करने लग जाते हैं और उससे तुम्हारा भयंकर नुकसान होता है। अदरवाइज मेरा काम पूरी दुनिया को ठीक करना नहीं है, मेरा काम है अपना काम ठीक से करना। सो उस हिसाब से मैं ये समरी कोर्स ऑफ लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी आपके लिए लेकर आया हूं और ये कंटिन्यूड सीरीज है जिसमें मैं छोटे छोटे चंक्स में आपके साथ पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करूंगा। सो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, सो दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, यू कैन इसको पॉज करो और इसको ज्वाइन करो। एंड मैंने इस पूरे बुक को तीन सेशंस पर वीक में डिवाइड किया हुआ है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैं ये सेशंस लेकर आऊंगा। वी विल डिवाइड द बुक्स इनटू सीजन्स। हम लोग सीजन्स में डिवाइड करेंगे। देखो एक साथ भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई मना ही नहीं, राइट? लेकिन मैं उस तरह से करना नहीं चाहता हूं। तुम लोग इंटिमिडेट हो जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे कि यार एक साथ 200 सेशंस कैसे किया जाएगा। ऑल द 200 सेशंस को जाएगा भी नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी राइट मैं चाहता हूं कि उस एस्पेक्ट को हम लोग प्रेशर में ना करके पार्ट्स में करें। जैसे तुम पार्ट्स में, चंक्स में भी रिवाइज करना चाहोगे, तुम इसको कर सकते हो। तो लेट्स पे क्लोज अटेंशन। ये मेरा एक तुम्हारे पास मौका है। देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि जब हम YouTube पर पढ़ते हैं तो YouTube पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं तो बोल रहा हूं, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, राइट? इट इज अ वन वे स्ट्रीट। सो मैं यहां से बोले जा रहा हूं, तुम्हें समझ में आया, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन जब प्लस क्लासेस में आते हो तो देयर इज एन इंटरैक्शन। इनफैक्ट जब लाइव क्लासेस में अटेंड करते हो तो वहां का एक अलग ही एम्बियंस होता है, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। उसी तरह से एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। तो यहां पर अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो इस कोड को स्कैन कर लेना। जहां पहुंचोगे वहां पर कोड स्कैन यूज कर लेना, SIDLIVE, SIDLIVE, एंड तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है कि अगर तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, यस पर्सनल मेंटोरशिप लेना चाहते हो, तो भी मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। अगर तुम आइकॉनिक प्रो, इसको ध्यान से रखना, आइकॉनिक प्रो अनअकैडमी का ऑफर ले लोगे और उसमें SIDLIVE कोड यूज करोगे तो तुम्हारा मैं पर्सनल मेंटोर बन जाऊंगा। मैं एज एन पर्सनली डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा विल पर्सनली मेंटोर यू, आपको गाइड करूंगा किस तरह से इस एग्जाम को, इस पजल को क्रॉस किया जाए। स्टार्टिंग टुडे अनअकैडमी आपको 7-day फ्री ट्रायल दे रहा है। डू यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस? जब आपको अपना करियर चॉइस करना है, डोंट गो इनटू द वाटर ऑल लिम्स। यार एक साथ ही जंप मार दो, नो। तुम्हें मौका है कि तुम अनअकैडमी को ठीक से परख लो। मटेरियल कैसा है, क्लासेस कैसे होती है, वो एनवायरनमेंट आपको सूट हो रहा है या नहीं। मेक श्योर यू यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, एंड अनलॉक ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस 7-day फ्री ट्रायल। डोंट मिस फॉर एनीथिंग। ये है हमारा सेशन नंबर 16। हम लोग अभी भी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। अब हुआ यह था कि मैंने जब पिछली बार क्लास में लिया तो मैंने क्लास में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया। यस, तो हमने राइट्स पढ़े, फिर राइट्स के बाद हमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बोला कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरा का पूरा डील कर रहा है विद रिलेशनशिप टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हैविंग सेड सो, मैंने जब उसको स्टार्ट किया पढ़ाना तो मैंने 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी की बात करने स्टार्ट की। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में 14 और 15 को खत्म कर दिया था। लेकिन आई जस्ट रियलाइज, और इनफैक्ट तुमने रियलाइज किया होगा कि मैंने जानबूझ के 12 और 13 छोड़ दिया था। नाउ देयर वाज अ रीजन टू दैट, क्योंकि अगर मैं उसी टाइम 12 और 13 कर देता तो थोड़ा सा बोरिंग होने लग जाता प्रोसेस, बिकॉज वो कंटिन्यूटी ना आती। तो मैंने 12 एंड 13 को उस टाइम के लिए छोड़ दिया। डज नॉट मीन कि 12 और 13 छोड़े जाएंगे। 12 और 13 बड़े काम की चीज है, उनको मैं आज एक छोटे वीडियो में 12 और 13 को अलग से करूंगा, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, विल बी एबल टू कवर अप द टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास से हम 16, 17, 18 वगैरह आगे चलते जाएंगे।
लेकिन अब थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर किया जा सकता है विद रिलेशनशिप टू आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। सो 12 से 35 तक डील कर रहा है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 से 35 है। 14, 15, 16, 17, 18 ये राइट्स ऑफ इक्वालिटी है। 19, 20, 21, 22 ये राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन है, जिसको आप सब डिवाइड भी कर सकते हो, राइट्स ऑफ फ्रीडम बोल सकते हो आर्टिकल 19 को। 23, 24 राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। 25, 26, 27, 28 ये डील करता है विद रिलीजियस राइट्स। 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है। 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। 32 is the one which is dealing called right to constitutional remedies. 33, 34 and 35 in a way exceptions है to the rules of general rules of fundamental rights. लेकिन 12 और 13 के बारे में तो किसी ने बोला ही नहीं. So 12 and 13 have not been discussed at all. So let's talk about 12 and 13 now. So 12 actually इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि 12 कुछ राइट नहीं दे रहा. 12 एक वर्ड को डिफाइन कर रहा है कॉल्ड एज स्टेट. सो 12 डिफाइन कर रहा है एक वर्ड को विच इज कॉल्ड एज स्टेट. देखो, अगर तुम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने बोला था दीज आर राइट्स एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट. इंडिविजुअल को राइट्स होती है, दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट. ये जस्टिसिएबल है. अगर स्टेट इन राइट्स को ले लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. लेकिन वर्ड बार बार आ रहा है स्टेट. लेकिन ये स्टेट वर्ड क्या हुआ? लॉ की दुनिया में, कानून की दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जिसको आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो. लॉ की दुनिया में, कानून की दुनिया में आपको हर वर्ड को डिफाइन करना होता है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड को डिफाइन कर दिया. तो दे डिफाइंड द वर्ड स्टेट. अब इसमें ध्यान से सुनो. मैं जैसे जैसे चीजों को मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना. मैंने मार्क किया यहां पर नंबर 1, यहां मार्क किया नंबर 2 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहां मैंने मार्क किया नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यहां मार्क किया मैंने नंबर 4 लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मैंने यहां मार्क किया 5 लोकल, यहां मैंने मार्क किया 6 अदर ऑथोरिटीज. ओके, तो मैंने 6 वर्ड्स को मार्क किया है इन आर्टिकल 12. एक बार ध्यान से देखो. तो मैंने यहां पे मार्क किया है कि स्टेट में कौन आता है. तो स्टेट में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार. दूसरा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश का संसद. तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की सरकार. चौथा, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, तो चाहे वो विधानसभा और विधान परिषद हो या फिर सिर्फ विधानसभा हो. एनी अदर लोकल और अदर अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, सीबीआई स्टेट, रॉ स्टेट, पुलिस स्टेट, ये क्या है? दीज आर लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में. फिर से करते. सो अभी तक हमने क्या वर्ड यूज किया, मैं एक बार इसको हटा देता हूं ताकि यू कैन पे क्लोज अटेंशन. मैंने क्या बोला? हमारे यहां पे आर्टिकल 12 बोलता है स्टेट का मतलब होता है, स्टेट इंक्लूड नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे तो तुम लिखते चले जाओ. 2 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. नंबर 4 लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. नंबर 5 ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज जो कि इंडिया की टेरिटरी में है या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अगर मैं बोलूं लोकसभा स्टेट है, तुम बोलोगे हाँ. राज्यसभा स्टेट है, मैं बोलोगे हाँ. मैं बोलूं विधानसभा स्टेट है. चीफ मिनिस्टर स्टेट है. प्राइम मिनिस्टर स्टेट है. सीबीआई स्टेट है, यस. म्यूनिसिपैलिटी स्टेट है, यस. पंचायत स्टेट है, यस. सीबीआई, पुलिस, आर्मी, ये सब स्टेट है. तो स्टेट इज एनीथिंग विच इज, जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है. मैं सामने से हट जाता हूं, तुम एक बार लिख लेना दैट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट includes the government and parliament of India, government and legislature of each of the states, all other local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो जब आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हो, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, तो इनमें से कोई भी होगा. ओके, तो इनमें से कोई भी अगर गड़बड़ करे, वायोलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, तो यू कैन रीच द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ रिट ऑर्डर्स पास करेंगे. तो आर्टिकल 12 इसीलिए मैंने बोला था कि कोई it's not giving you, it's not granting you any right. It is giving you, or rather it is defining the word state.
सो आर्टिकल 12 को इसीलिए मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था. नाउ लेट्स गेट डाउन टू आर्टिकल 13. सो वील पे क्लोज अटेंशन टू आर्टिकल 13. अब क्या है सर आर्टिकल 13? मान के चलो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मेरे पास तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो मान के चलो कि स्टेट के 3 ऑर्गेन्स है. ये तो तुम्हें मालूम है, मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि स्टेट के 3 ऑर्गेन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. ओके, 3 पार्ट्स है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. नाउ ये स्टेट अपना काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जिस तरह से संविधान बोलता है उस तरह से आपने अपना काम करना चाहिए. लेकिन अगर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, विधायिका है, दैट इज द लेजिस्लेचर, वो अपना काम ना करे ठीक से, या स्टेट है, सारी ताकत तो उनके पास है, तो कौन रोकेगा उनको? तो यहां पर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता है. आर्टिकल 13 बोलता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता, कोई लॉ नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, यानी कि वो मेरे मौलिक अधिकारों के बाहर नहीं जाना चाहिए. अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो लॉ वर्ड यूज किया गया है, ओके, वो सब लॉज की बात है. ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस पास करते हैं, उसको भी आर्टिकल 13 के अनुसार लॉ माना जाएगा. सरकार ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसको भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ माना जाएगा. कोई बाय लॉज हो गया, कोई सेपरेट लॉज बन गए, वो भी ऐसा ही हो गया. कोई नोटिफिकेशन आ गया, होता है ना सरकारी अध्यादेश, कोई नोटिफिकेशन आ गया, नोटिस जी ऐसा होगा, उसको भी लॉ माना जाएगा. कोई ऐसा कस्टम हो गया, कोई ऐसा तरीका होगा, कोई प्रथा चल रही है जिसको इतने बार, इतने सालों से एंटिक्विटी से चलाया जा रहा है कि उसका प्रैक्टिकली फोर्स ऑफ लॉ हो गया, उसको भी लॉ माना जाएगा. कोई रूल, कोई रेगुलेशन, वो भी लॉ है. तो एक तरह से कुछ भी स्टेट की तरफ से आता है उसके ऊपर आर्टिकल 13 की नजर है. आर्टिकल 13 बोलता है भाई तुम स्टेट कोई ऐसा ऑर्डर मत करना, कोई ऐसा ऑर्डर, कोई रूल, कोई ऑर्डिनेंस, कोई नोटिफिकेशन, कोई रेगुलेशन, नथिंग जो कि मेरे सिटीजन्स के या मेरे इंडिविजुअल्स के, हमारे इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे. सर अगर कर दिया तो, अगर कर दिया तो एक पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को यही आर्टिकल 13 कि उस लॉ को, उस ऑर्डिनेंस को, उस नोटिफिकेशन को, उस कस्टम को, उस बाय लॉ को, जो मर्जी है उसको वो खारिज कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, उसको अल्ट्रा वायरस बोल दे, उसको बोल दे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको हटा रहे. तो ये जो पावर है इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा. सो जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक समीक्षा क्या होता है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी, न्यायपालिका अपने आप को पावर दे रहा है, न्यायपालिका के पास ताकत है, अपने पास पावर है कि अगर बाकी ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट अपना काम ढंग से ना करे तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे. अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ये आपने जुडिशियल रिव्यू तो बोल दिया, लेकिन अगर तुम आर्टिकल 13 पूरा पढ़ के देखोगे ना तो कहीं पर भी तुम्हें ये वर्ड नहीं दिखाई देगा कि कहीं पर भी जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ यार. फिर भी आप बोल रहे हो कि जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एग्जैक्ट शब्द कहीं नहीं लिखे हुए, इसको समझाया गया है. इट इज एन आइडिया, ये एक ख्याल है. आर्टिकल 13 जब पढ़ा जाता है तो वो एक ख्याल है. जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? सर चेक करना. कौन चेक कर रहा है? जुडिशरी चेक करिए, न्यायिक समीक्षा हो रही है, और अगर उनको लगे कि कुछ गलत है तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. बात यहां तक क्लियर है? नाउ द पॉइंट है, यही तो है जुडिशियल रिव्यू. वर्ड्स ना लिखने के बावजूद भी वो मीनिंग अक्रॉस किया गया है, वो स्पिरिट है, वो डॉक्ट्राइन है, वो आइडिया है, वो ख्याल है, वो सिद्धांत है जो आर्टिकल 13 बता रहा है. तो आर्टिकल 13 में डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू समझाया गया. इनफैक्ट ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ये कहानी स्टार्ट हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने ये स्टार्ट किया था. वहां पर एक चीफ जस्टिस मार्शल थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के चीफ जस्टिस थे, और एक केस था विच वॉज कॉल्ड एज द मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस. 1803 का केस है. उस केस में पहली बार ये बात चीफ जस्टिस मार्शल ने बोली थी
that it is the duty, it is the premise of the judiciary to check whether the executive and legislative are functioning properly or according to the mandate of the constitution. तो ये वहां से शुरू हुआ. प्लीज याद रखना, इवन अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए खोल के देख लो, उनका संविधान भी खोल के देख लो, वहां भी तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं दिखाई देंगे कि यार कहीं पर जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज किया गया. वो एक सिद्धांत है, वो एक विचार है. सो उसी तरह से हमने वहां से ये मोटिवेशन लिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है, वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट हाई कोर्ट्स के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है. तो तुम्हें क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे तो उसमें बड़ा कॉन्सेप्चुअली दिखा हुआ है. कभी कभी वो बात को कंफ्यूजन से भी देखा जाता है. जैसे कभी कभी वहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 13 एक्सप्रेसली गिव्स द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, व्हिच काइंड ऑफ इज द कंफ्यूजिंग लाइन, बिकॉज एक्सप्रेसली का मतलब हो जाता है कि आपको एग्जैक्ट शब्द में आ गया. अब ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सप्रेसली जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है, तो बोलना नो. क्लियर शब्दों में ऐसे जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन हैविंग सेड सो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जरूर लिखा हुआ है. अब वही लक्ष्मीकांत ने उसको एक्सप्रेसली डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिखा, विच इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, बट ठीक है, वो भी समझना जरूरी है. कभी कभी एग्जामिनर भी ऐसी भाषा यूज करता है जैसे लक्ष्मीकांत कभी कभी यूज कर लेता है, जो फॉर दैट मैटर कोई भी बुक करता है. डोंट वरी. तो याद रखने वाली बात है कि अगर एक्सप्रेसली का मतलब होता है क्लियरली, साफ शब्दों में. साफ शब्दों में डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है, साफ शब्दों में जुडिशियल रिव्यू कहीं नहीं लिखा हुआ. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट I've seen many people getting stumbled upon कि यार ये क्या ऐसे हो जाएगा, यार करेंगे तो कैसे. सो डोंट फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन. ध्यान से याद रखना, जुडिशियल रिव्यू शब्द ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में लिखा हुआ है. वहां पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, वो वहां के सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने लिखा था. यहां पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है. इट इमर्जेस फ्रॉम आर्टिकल 13. सो द पॉइंट यहां पर यह है कि आर्टिकल 13 की वैल्यू क्या है. एक तरह से आर्टिकल 13 हम पर निगाह रख रहा है, स्टेट पे निगाह रख रहा है कि स्टेट ऐसा कुछ काम मत कर देना जो मेरे सिटीजन्स या इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चले जाए. अगर ऐसा करोगे तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विल कम क्रैशिंग डाउन ऑन यू, एंड एट दैट टाइम यू विल यूज व्हाट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो ये तुम्हारे सामने, इसको एक बार कॉपी कर लो. Okay, judicial review is not explicitly mentioned in the US Constitution, but it was established by the landmark case of Marbury versus Madison 1803. Supreme Court ने बोला था वहां पर US ने कि it has a power to strike down laws that it is found to be unconstitutional. तो आज का जो वीडियो है उसका एक्चुअली महत्व सिर्फ इतना ही है कि मैं तुमको यही पढ़ाना चाहता था. आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट इवन फर्दर बिकॉज वहां से मिक्सचर हो रहा है. नाउ सो यू विल हैव टू लीव इट टू द विजडम ऑफ द एजुकेटर कि मैं तुम्हें बताऊं कि कितने चंक को कितना ही करना होता है. ऑल्सो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स दिख रहे, मेनी ऑफ देम आर वेरी वेरी सपोर्टिव, और लेकिन मुझे सब कुछ लोगों का कहना है कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ा दो. आई एम सॉरी, मेरा काम तुम्हें ठीक से पढ़ाना है, जल्दी पढ़ाना मेरा काम नहीं. जल्दी से होने वाला क्या है, फेल हो जाने में क्या जल्दी करना. तो पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, ओके. अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट. ऐसा तो है नहीं कि ये ऑक्सीजन है कि सांस लोगे तो मतलब लेना ही है, लेनी है. अगर आपको यूपीएससी टाइप की एग्जाम क्रैक करनी है तो आपको एक स्ट्रक्चर से पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए जिस स्पीड पे मैं चाहता हूं उसी स्पीड पे मैं पढ़ाऊंगा, और ये धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा. सो एनी काइंड ऑफ हरी, डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ इट. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और इसको कमेंट सेक्शन में रिवाइज करते हुए जाओ, एंड आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी. लेट्स क्रैक इट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद.